दृष्टि आईएएस के रिकैप 2023 प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। दोस्तों, हम प्रोग्राम की शुरुआत करें इससे पहले आपको नववर्ष की बेहद बेहद शुभकामनाएं। आपका नववर्ष मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। और इस कामना की पूर्ति के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम वर्ष 2023 की उन तमाम घटनाओं को समेटने का प्रयास करें जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो सकती हैं, ताकि वर्ष 2024 आपके लिए बेहद शुभ हो सके और आप अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकें। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है जिसका नाम है रिकैप 2023। आज की इस श्रृंखला के इस प्रोग्राम में हम सूचकांकों और रिपोर्ट्स पर चर्चा करेंगे जो वर्ष 2023 में बेहद महत्वपूर्ण रही हैं। आप जानते हैं, चाहे आईएएस की परीक्षा हो और चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा हो, उसमें सूचकांकों से संबंधित और रिपोर्ट से संबंधित अलग-अलग प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं। जब हम इन सूचकांकों की और रिपोर्ट की चर्चा करेंगे, तो इसमें कुछ खास बिंदुओं पर ही फोकस करने का प्रयास करेंगे। वे बिंदु क्या होंगे? सबसे पहले आप ये भी समझ लीजिए कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आती हैं जो सूचकांकों को जारी करती हैं। इसलिए सूचकांक और रिपोर्ट्स में पूरी तरह से भेद कर पाना बेहद मुश्किल है। जैसे वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट वैश्विक खुशहाली सूचकांक को भी जारी करती है। इसलिए इन दोनों में, यानी सूचकांकों में और रिपोर्ट्स में पूर्णतः भेद कर पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन एक सामान्य भेद को स्वीकार करते हुए हमने इसके अलग-अलग सेक्शन यहाँ तैयार किए हैं। सामान्यतः हम किन पक्षों को इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे? जैसे सूचकांकों में सबसे पहले देखेंगे कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसके उद्देश्य और मुख्य संकेतक क्या हैं और इसमें भारत की स्थिति क्या है। उसी प्रकार से अगर कोई रिपोर्ट हमारे सामने आती है तो हम देखेंगे कि किसके द्वारा जारी की गई है, इसका संबंधित क्षेत्र क्या है, यानी इसके उद्देश्य क्या है और इसमें मुख्य बातें क्या कही गई हैं। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सूचकांकों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है और अर्थव्यवस्था में आईपी ढांचे यानी बौद्धिक संपदा ढांचे का मूल्यांकन ये करता है और इसके अंतर्गत 50 अद्वितीय संकेतकों को, इंडिकेटर्स को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत संकेतक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समग्र आईपी पारिस्थितिकी तंत्र यानी बौद्धिक संपदा का जो इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, इसमें एक उसकी तस्वीर पेश की जाती है। 9 श्रेणियां इसके अंतर्गत कवर की जाती हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे कॉपीराइट है, जैसे पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, डिजाइन अधिकार है। इसी तरह से व्यापार क्षेत्र, व्यापार भेद को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। आईपी संपत्ति का व्यावसायीकरण, प्रवर्तन यानी एनफोर्समेंट, प्रणालीगत दक्षता, सदस्यता और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुसमर्थन, उनका अप्रूवल, उनका अनुमोदन करना। 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत को इसके अंतर्गत इस रैंकिंग में, इस सूचकांक में 42वें स्थान पर रखा गया है। वर्ष 2023 के सूचकांक में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने हासिल किया है। अगला सूचकांक देखते हैं। अगला कौन सा सूचकांक है? वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 के माध्यम से जो सूचकांक हमारे सामने आता है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2012 के बाद इसकी शुरुआत हुई थी और अब ये प्रत्येक वर्ष जारी होता है। 20 मार्च के आसपास इसको जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के हिस्से के रूप में इसको प्रकाशित किया जाता है। इस वर्ष की रिपोर्ट में कितने देशों को शामिल किया गया है? 136 देशों को शामिल किया गया है और सामान्यतः इस रिपोर्ट में 150 से अधिक देशों को शामिल किया जाता है। 6 प्रमुख कारक हैं। 6 प्रमुख कारक मतलब 6 प्रमुख इंडिकेटर्स हैं, संकेतक हैं। वे कौन कौन से हैं? एक, सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। इस साल की रिपोर्ट में भारत को 136 देशों में 125वें स्थान पर रखा गया है और पहला स्थान फिनलैंड को मिला है, दूसरा डेनमार्क को, तीसरा आइसलैंड को और सबसे निचले स्थान पर अफगानिस्तान को रखा गया है। आप जानते हैं अफगानिस्तान लगातार गृह युद्ध की जैसी स्थितियों से गुजर रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर्स। रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर्स एक फ्रेंच नेम है। सामान्यतः इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2002 से यह रिपोर्ट जारी की जा रही है लगातार और प्रत्येक वर्ष इसको प्रकाशित किया जाता है। यह वस्तुतः किसी भी देश में स्वतंत्रता की
जो स्थिति है पत्रकारिता को लेकर उसका मूल्यांकन करता है, उसकी गुणवत्ता का मूल्यांकन इसके द्वारा नहीं किया जाता। सूचकांक की रैंकिंग में 0 से 100 तक के स्कोर पर आधारित होती है और इसका मूल्यांकन 5 प्रासंगिक संकेतकों के आधार पर किया जाता है। वे संकेतक क्या हैं, उनके संदर्भ क्या हैं? उनके संदर्भ राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को स्वीकार किया जाता है। और पांचवा महत्वपूर्ण है सुरक्षा, यानी पत्रकार किसी भी देश में कितने सुरक्षित हैं, इस पक्ष को विशेष तौर से ध्यान में रखा जाता है। इस बार के 180 देशों की सूची में भारत को 161वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला सूचकांक देखते हैं, वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21। वर्ष 2017 में भारत के नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व बैंक के सहयोग से ये वार्षिक सूचकांक की शुरुआत हुई। शुरुआत कब हुई? 2017 से। किसने की? नीति आयोग ने। नीति आयोग इसमें सहयोग किसका लेता है? भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का और विश्व बैंक का सहयोग लेता है। उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य परिणामों और स्वास्थ्य प्रणालियों के प्रदर्शन पर प्रगति को ट्रैक करना। स्वास्थ्य परिणामों का मतलब क्या है कि उठाए गए कदमों के परिणाम क्या आ रहे हैं, जैसे नवजात मृत्यु दर में कितनी कमी आई या बढ़ोतरी हुई, कुल प्रजनन दर क्या है, जन्म के समय लिंग अनुपात क्या है, और उसी प्रकार से टीकाकरण की क्या स्थिति है। इस तरह के संकेतकों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे स्वास्थ्य परिणामों का पता चलता है। ये रैंकिंग प्रदान करता है। अलग अलग राज्यों को, छोटे राज्यों की एक श्रेणी बनाई है, एक बड़े राज्यों की श्रेणी बनाई है और एक केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी बनाई है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने का प्रयास करता है ताकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य क्रॉस लर्निंग, एक दूसरे से सीखने की प्रवृत्ति का विकास हो, और इसके लिए प्रोत्साहित करता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 मापदंडों पर आकलन किया जाता है। एक है वृद्धिशील प्रदर्शन, यानी वर्ष दर वर्ष उनके अंतर्गत किस तरह की प्रगति हो रही है, और इसी प्रकार से उनका समग्र प्रदर्शन, उनका कुल मिलाकर के प्रदर्शन क्या है, इसका भी मूल्यांकन किया जाता है। रैंकिंग की 3 श्रेणियां हैं जो अभी आपको बताई गई थी, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। बड़े राज्यों में पहला स्थान केरल ने प्राप्त किया है, छोटे राज्यों में पहला स्थान त्रिपुरा ने प्राप्त किया है, और उसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान लक्षद्वीप ने प्राप्त किया है। अगले सूचकांक की तरफ बढ़ते हैं। अगला सूचकांक क्या है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये एक थिंक टैंक द्वारा जारी किया जाता है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से होने वाली मौतों को ये ट्रैक करता है, और इस ट्रैक में जानकारी मिली है कि इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले 9% की कमी आतंकवाद के कारण होने वाली मौतों में आई है। वर्ष 2015 में ये सबसे ज्यादा थी, जब ये अपने चरम पर 38% से के आसपास थी। भारत को आतंकवाद से प्रभावित होने वाले देशों में, पीड़ित वाले देशों में 13वें स्थान पर रखा गया है। अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष भी शीर्ष पर बना हुआ है, और दक्षिण एशिया का सबसे खराब स्कोर, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में सबसे खराब औसत दक्षिण एशिया के क्षेत्र का ही है। अगला बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। ये बेहद महत्वपूर्ण है और इस पर आईएएस की मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा ये जारी किया जाता है। आप याद रखिएगा, पहली बार इसको वर्ष 2010 में जारी किया गया था। कुछ इसके महत्वपूर्ण संकेतक हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के विभिन्न 10 संकेतकों में अभावों की निगरानी करता है, और इसमें गरीबी की घटना और तीव्रता दोनों शामिल होती है कि गरीबी कितनी है और उसकी तीव्रता कितनी है, कितनी गहन गरीबी है, इन बातों को ध्यान में रखता है। एक व्यक्ति बहुआयामी रूप से गरीब माना जाता है अगर वह इन सभी 10 संकेतकों का जो भारित औसत आता है, जो वेटेड एवरेज आता है, उसमें 1/3 या अधिक से वंचित है, मतलब 33% या अधिक से वंचित है, तो वो बहुआयामी रूप से गरीब माना जाता है। भारित संकेतकों के आधे या अधिक से वंचित जो व्यक्ति हैं, उन्हें अत्यधिक बहुआयामी गरीबी से पीड़ित माना जाता है। वैश्विक स्तर पर 110 देशों के 6.1 अरब लोगों में से 1.1 अरब लोगों को, जनसंख्या का जो 18% बैठता है, वो बहुआयामी रूप से अत्यंत गरीब माना जाता है। भारत ने 3 अभाव संकेतकों पर महत्वपूर्ण प्रगति की है। ये कौन से हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इसमें भारत की महत्वपूर्ण प्रगति रही है और इसका
एक आंकड़े के माध्यम से इसकी पुष्टि भी होती है। और वो किस प्रकार का आंकड़ा है? वो आंकड़ा ये बताता है कि भारत में वर्ष 2005-6 के 44.3% से घटकर जो गरीबी है, जो बहुआयामी गरीबी है, वर्ष 2019-21 में 11.8% ये आंकड़ा पहुंच गया है। और साथ ही भारत में बाल मृत्यु दर 4.5% से घटकर 1.5% हो गई है। अगला महत्वपूर्ण सूचकांक है वैश्विक दासता सूचकांक 2023। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? वोक फ्री फाउंडेशन, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूह है। ये क्या करता है? ये आधुनिक दासता के बढ़ते प्रचलन पर प्रकाश डालता है और आधुनिक दासता को किस तरह से परिभाषित करने का प्रयास करता है जबरन श्रम कराना, जबरन विवाह कर देना, ऋण के जाल में फैलाकर ऋण एक बॉन्डेड लेबर जैसी स्थिति हो जाना, ऋण बंधन, व्यावसायिक यौन शोषण करना, मानव तस्करी करना, गुलामी जैसी प्रथाओं को बढ़ावा देना, यानी एक तरह से बॉन्डेड लेबर जैसी स्थिति होना, बच्चों की बिक्री और शोषण को यह आधुनिक दासता के शोषण में के विभिन्न रूप मानता है। 1000 लोगों पर आधुनिक दासता के जो अनुमानित प्रसार के आधार पर 1000 लोगों पर कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो इस तरह की स्थितियों से गुजर रहे हैं, उसके आधार पर यह अपना अनुमान लगाता है और 160 देशों की रैंकिंग तैयार करता है। भारत में यह माना गया है कि 1000 लोगों में प्रति 1000 व्यक्तियों में 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो आधुनिक दासता से ग्रस्त हैं। और ऐसी दशा में रहने वाले पूरे विश्व में ऐसी दशा में रहने वाले लोगों की संख्या 50 मिलियन आंकी गई है। पिछले 5 वर्षों में 25% की इसके अंतर्गत व्यापक वृद्धि हुई है। और कोविड और अन्य कारणों से, जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाओं के कारण जो विस्थापन होता है, उसमें इसके महत्वपूर्ण कारकों को गिना गया है। इसी तरह से भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया, तुर्की और अमेरिका शीर्ष G20 देशों में शामिल है, जहां सबसे ज्यादा बंधुआ मजदूर हैं, बॉन्डेड लेबर का काम करते हैं। अनुमानित 50 मिलियन लोग वर्ष 2021 में किसी भी दिन आधुनिक गुलामी दासता के शिकार थे, यानी 160 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति आधुनिक दासता का शिकार है। ये कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगला सूचकांक है विषय आधारित QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। QS दुनिया का वैश्विक उच्च शिक्षा क्षेत्र हेतु सेवाओं, विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाला एक अग्रणी प्रदाता है, एक महत्वपूर्ण प्रोवाइडर है। विषय के आधार पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रति वर्ष संकलित की जाती है ताकि संभावित छात्रों को यह पता लग सके कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी कौन सी है और वो उसमें दाखिला लेने के लिए अपने निर्णय ले सके। इसलिए इस तरह की रैंकिंग जारी की जाती है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो इस रैंकिंग में रही है? पहले स्थान पर मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, दूसरे स्थान पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है, और तीसरा अमेरिका की ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। भारत की यूनिवर्सिटीज का या इंस्टीट्यूशंस का क्या इसमें प्रदर्शन रहा है? भारत का सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस दंत चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व स्तर पर 13वीं रैंकिंग इसने प्राप्त की है, जो भारतीय संस्थानों में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला संस्थान है। इसी प्रकार से अलग अलग विषयों के लिए, जैसे पहली बार शीर्ष 100 श्रेणियों में शामिल हुआ है IIT कानपुर और इसे 87वां स्थान मिला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत। उसी प्रकार से IIT मद्रास को पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के अंतर्गत 21वां स्थान प्राप्त हुआ है। IIT बॉम्बे को गणित के अंतर्गत 92वां स्थान प्राप्त हुआ है, 92nd स्थान प्राप्त हुआ है। और IIT दिल्ली को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 49th स्थान प्राप्त हुआ है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय समाजशास्त्र में 68वें स्थान पर रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, वाइपो के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। प्रतिवर्ष इसको जारी किया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में नवाचार की क्या स्थिति है, नवाचार का क्या इकोलॉजिकल तंत्र बन रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र का विकास हो रहा है, उसके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक प्रमुख उपकरण है। 132 अर्थव्यवस्थाओं की इसने रैंकिंग जारी की और वर्ष 2023 में स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा नवोन्मेषी अर्थव्यवस्था, सबसे ज्यादा नवाचारी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर करके सामने आया है। इसके बाद
स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर का स्थान है। भारत ने वर्ष 2023 में 40वां स्थान हासिल किया, जबकि 2015 में जो इसका स्थान था वो 81वां स्थान था। और इससे ये पता लगाया जा सकता है कि भारत ने इनोवेशन के क्षेत्र में काफी प्रगति की है, और खास तौर से जो स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में बना है उसके कारण इस क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति सुनिश्चित हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रिपोर्ट्स हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023, ये रिपोर्ट आप जानते हैं, इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। किसके द्वारा जारी की जाती है? आईएमएफ द्वारा इसको जारी किया जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा इसको जारी किया जाता है। इस बार की जो रिपोर्ट है उसका शीर्षक क्या है? नेविगेटिंग ग्लोबल डाइवर्जेंस इसका शीर्षक है। वर्ष 2023 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर को कितना इसने अनुमानित किया है? 3% का इसका अनुमान है। उसी प्रकार से वर्ष 2024 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर को 2.9% अनुमानित किया गया है। भारत की वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर को 6.3% अनुमानित किया गया है, और उसी प्रकार से वर्ष 2024 में भी इसका मानना है, इस रिपोर्ट का मानना है कि उतनी ही वृद्धि दर 2024-25 में भी भारत की रहेगी। इसके अलावा आईएमएफ द्वारा एक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की जाती है, उसका नाम क्या है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसको भी आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन आउटलुक 2023, आप जानते हैं कि हाल ही के वर्षों में अलग अलग दुनिया में अलग अलग तरह के संकटों की वजह से, युद्ध की स्थिति की वजह से और जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों की वजह से व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना की जो घटना है वो बहुत ज्यादा उसकी प्रवृत्ति बढ़ गई है। इसी तरह की प्रवृत्तियों को, इस तरह के पैटर्न को का जो आकलन करती है वो एक रिपोर्ट करती है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन आउटलुक 2023। किसके द्वारा जारी की जाती है? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन द्वारा जारी की जाती है। ये 38 देशों का एक संगठन है और मुख्यतः इसमें विकसित देश ही ज्यादातर शामिल है, हालांकि मैक्सिको जैसे देश भी इसका हिस्सा है। 38 देशों, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। दुनिया भर में प्रवासन प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है। वर्ष 2021 और 2022 में भारत जो है वो चीन को पछाड़कर ओईसीडी देशों में प्रवास का प्राथमिक स्रोत बन गया है। रिपोर्ट हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन से प्रेरित जो विस्थापन है उसके नीतिगत प्रतिक्रियाओं की ओर बढ़ते आकर्षण पर एक महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ओईसीडी देशों में महत्वपूर्ण प्रवासन हुआ है। बहुत रिकॉर्ड संख्या में शरणार्थी यहां पर गए हैं और 10 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित होकर के यूरोप में एक प्रकार से शरणार्थी बने हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इसी तरह से ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट, ये हाल ही के समय में काफी चर्चा में रही है। आप जानते हैं इसी महीने की शुरुआत में 12 दिसंबर को दुबई में COP28 की बैठक समाप्त हुई, जहां पर इस पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई और 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। रिपोर्ट कुल 17 तरह के निष्कर्ष प्रस्तुत करती है और इसका जो लबोलुआब है वो ये है कि पेरिस समझौते के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में विश्व की चिंताजनक प्रगति है। विश्व उतनी प्रगति नहीं कर रहा है जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए जितनी की उसे करनी चाहिए, और उसमें अभी काफी सुधार की आवश्यकता है और सुधारात्मक कार्रवाई की संभावना के बावजूद वैश्विक प्रयास कम है, इस रिपोर्ट का ये कहना है। आप जानते हैं जो पेरिस सम्मेलन हुआ था जलवायु परिवर्तन का वो दिसंबर 2015 में हुआ था और वहीं पर एक निर्णय लिया गया था कि एक ग्लोबल स्टॉकटेक बनाया जाएगा जो पूरे विश्व ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से लड़ने के लिए क्या प्रगति की है इसका एक आकलन करेगा, इसका एक मापन करेगा। ग्लोबल स्टॉकटेक वर्ष 2015 में पेरिस समझौते के तहत स्थापित एक आवधिक समीक्षा तंत्र है। यह समीक्षा कार्य प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाएगा और सबसे पहले अभी इसको वर्ष 2023 में दुबई में होने वाली COP28 बैठक में प्रस्तुत किया गया है और अब से हर 5 वर्ष बाद इसको प्रस्तुत किया जाएगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण में देशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का आकलन करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हुई है।
वर्ष 2022 में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत करती है। किस तरह के आंकड़े प्रस्तुत करती है कि भारत में कुल मिलाकर के 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और इसमें 1,68,491 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं 4,43,000 के आसपास लोग घायल हुए हैं और विगत वर्ष की तुलना में दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। 11.9% की वृद्धि हुई है दुर्घटना में और इसी तरह के से मृत्यु में 9.4% की वृद्धि को आकलित किया गया है। घायलों की संख्या में भी 5.3% की वृद्धि को आकलित किया गया है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये बताया जाता है, महत्वपूर्ण कारण ये है कि कोविड-19 के बाद कोविड-19 में एक सड़क पर न निकलने के कारण किसी तरह की दुर्घटनाओं में बेहद कमी आ गई थी। तो 2022 की जो रिपोर्ट आई उसमें अचानक इसमें महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2022 में दुर्घटना का शिकार होने वालों में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के वयस्कों की जो संख्या है वो 66.5% है। वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में लगभग 68% मौतें हुई और 68% मौतें जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं और इसके अलावा जो 32% मौतें हैं वो शहरी क्षेत्रों से संबंधित हैं। वर्ष 2022 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में हुई और कुल दुर्घटनाओं में 13.9% की इसकी भागीदारी रही। उसी तरह से दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का नंबर है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश में हुई जो 13.4% हुई है और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा है, 10.6% का स्थान उसका रहा। और सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक मृत्यु अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत में हुई है और दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पर यूएसए रहा है। इसमें महत्वपूर्ण रूप से आप ये ध्यान देखना कि सबसे अधिक जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो तमिलनाडु में हुई है और सड़क दुर्घटनाओं के कारण सबसे ज्यादा जो मृत्यु हुई है वो उत्तर प्रदेश में हुई है। आगे बढ़ते हैं। पंचायत विकास सूचकांक रिपोर्ट, ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो एक सूचकांक भी जारी करती है और भारत में पंचायती विकास की एक महत्वपूर्ण प्रगति रिपोर्ट है। किसके द्वारा जारी की जाती है? केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है और ये एक समग्र सूचकांक है जो सतत विकास लक्ष्यों, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसके स्थानीयकरण को प्राप्त करने में पंचायतों के प्रदर्शन को मापता है। कोई जो हमारे यहाँ स्थानीय पंचायतें हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसा प्रदर्शन कर रही है इसका मापन करता है। उद्देश्य क्या है? पंचायतों और हितधारकों, स्टेक होल्डर्स के बीच उनके महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के स्थानीयकरण को बढ़ावा देना। सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए पंचायतों को सर्वोत्तम प्रथाओं को स्वीकार करवाना और नवाचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जिला, ब्लॉक और गांव सहित विभिन्न स्तरों पर पंचायतों को उनके कुल स्कोर के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है और सामान्यतः 5 ग्रेड बनाए गए हैं। कौन कौन से ग्रेड हैं? डी, बी, सी, ए और ए प्लस, ये ग्रेड बनाए गए हैं। इसके आधार पर इनको रैंकिंग प्रदान की जाती है। स्टेट ऑफ इंडियाज वर्ड्स 2023 किसके द्वारा जारी की जाती है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा जारी की जाती है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जारी किया जाता है और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। यानी एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसमें 3 संगठन महत्वपूर्ण हैं: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ 13 सरकारी और गैर सरकारी संगठन भी इस पहल से जुड़े हुए हैं और ये एक सहयोगात्मक प्रयास है। रिपोर्ट में पक्षियों की आबादी का आकलन करने के लिए 3 प्राथमिक सूचकांकों को आधार बनाया गया है। ये प्राथमिक सूचकांक कौन से हैं? एक दीर्घकालीन रुझान को जांचता है, एक वर्तमान वार्षिक प्रवृत्ति का जांच करता है और तीसरा भारतीय वितरण क्षेत्र का आकार क्या है, उस आकार को, यानी अलग अलग तरह के पक्षी किस किस क्षेत्र में और कितने कितने आकार में फैले हुए हैं, उनका वितरण क्षेत्र क्या है, इसकी जांच करता है। दीर्घकालीन रुझान के अंतर्गत 30 वर्षों में क्या परिवर्तन आए, इसको जांच किया जाता है। वार्षिक प्रवृत्ति को जांचने के लिए पिछले 7 वर्षों में परिवर्तन को जांचा जाता है और चिन्हित दीर्घकालिक जो रुझान है उनसे पता चलता है कि 338 प्रजातियों में 60% प्रजातियों में गिरावट आई है। 338 प्रजातियों में से
60% प्रजातियों में गिरावट आई है, 29% प्रजातियां स्थिर है और 11% प्रजाति ऐसी हैं पक्षियों की जिनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। पक्षियों की प्रजातियों में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि मानी गई है और भारतीय पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों, जैसे अलग अलग प्रजातियों का इसके अंतर्गत देखा गया है, तो 338 प्रजातियों का जो आंकड़ा है उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल जो है वो पक्षियों की प्रजातियों में वृद्धि ही मानी गई है। भारतीय मोर जो हमारे देश का एक राष्ट्रीय पक्षी है, उसकी बहुतायत और विस्तार दोनों मामले में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट 2022-23 आरबीआई इसका वार्षिक रूप से प्रकाशन करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर इसके अंतर्गत प्रकाश डाला जाता है। रिपोर्ट 2022-23 का जो विषय है वो टुवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया है। भारत के लिए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और अवसरों एवं कम कार्बन और जलवायु लचीले विकास पथ को प्राप्त करने के लिए वित्तीय क्षेत्र की भूमिका पर यह केंद्रित है और भारत को वर्ष 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी जब उसका कार्बन इस स्तर पर उत्सर्जन हो कि उतना ही कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता उसके पूरे एनवायरनमेंट में, उसके पूरे पर्यावरण में समाहित हो जाए, इस तरह के हम साधनों को, इस तरह की विकास परियोजनाओं को हम बढ़ावा दें। तो भारत के 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता को यह उल्लेखित करता है और रिपोर्ट का सुझाव है कि वर्ष 2070-71 तक भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की जो भागीदारी है वो 80% होने की आवश्यकता है, तभी भारत अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। ऊर्जा उत्सर्जन में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 5% सालाना की त्वरित कमी की आवश्यकता भी है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है और इसका इस वर्ष यानी वर्ष 2023 में 17वां संस्करण जारी किया गया है। 146 देशों में लैंगिक समानता की स्थिति का मूल्यांकन करता है। 4 प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति पर देशों का जो मूल्यांकन किया गया है, वे 4 प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं? आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। इसमें सबसे उच्च स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? आइसलैंड पहले स्थान पर है, दूसरे पर नॉर्वे, तीसरे पर फिनलैंड और चौथे पर स्वीडन है। रिपोर्ट के वर्ष 2023 के संस्करण में भारत को 146 देशों में 2022 में 135वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ था और 127वां स्थान भारत को अब प्राप्त हुआ है। यानी 2022 में जहां भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ था, वहीं 2023 के संस्करण में 146 देशों में भारत को 127वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस प्रकार से भारत के प्रयास, इस तरह से यह माना जा सकता है भारत ने इसमें सुधार के संकेत दिए हैं। एशिया के अन्य देशों को क्या रैंकिंग प्राप्त हुई है? पाकिस्तान को 142वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है, बांग्लादेश को इसके अंतर्गत 59वां स्थान प्राप्त हुआ है, चीन को 107वां स्थान प्राप्त हुआ, नेपाल को 116वां स्थान प्राप्त हुआ, श्रीलंका को 115वां और भूटान को 103वां स्थान इसके अंतर्गत प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की जाती है? IQ एयर द्वारा जारी की जाती है। IQ एयर क्या है? स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है और 131 देशों में भारत को 8वां स्थान इसके अंतर्गत मिला है। PM 2.5 जो वायुमंडलीय कण है और उनका आकार, ऐसे कण जिनका जो व्यास है वो 2.5 माइक्रोमीटर से कम या मानव बाल के व्यास का लगभग 3% होता है। ये इतने छोटे कण होते हैं कि ये व्यक्ति के, मनुष्य के फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, गहराई तक प्रवेश करते हैं और यहां तक कि रक्त प्रवाह में भी प्रवेश कर सकते हैं। PM 2.5 के लंबे समय तक संपर्क में रहने पर फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं और इसलिए ये बेहद खतरनाक माने जाते हैं। PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली चौथे स्थान पर है इस रिपोर्ट के अनुसार। और अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो वर्ष 2022 में
5 सबसे प्रदूषित देश हैं। अफ्रीका का देश चाड, एशिया का इराक, पाकिस्तान, बहरीन और बांग्लादेश। ये 5 सबसे प्रदूषित देश हैं। लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। इसके बाद चीन का होतान और राजस्थान का भिवाड़ी को इसके बाद रखा गया है। नई दिल्ली विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी शहर माना गया है और चाड की जो राजधानी है जमीना, उसको पहले स्थान पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हथियारों का हस्तांतरण होता है एक देश से निर्यात और दूसरे देश द्वारा आयात, उसकी प्रवृत्तियां क्या है उससे संबंधित ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा जारी की जाती है। वर्ष 2018-22 के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि हथियारों का सबसे बड़ा आयातक भारत है, इसके बाद सऊदी अरब और यूक्रेन है। यूक्रेन आप जानते हैं कि वर्तमान में युद्ध, रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन द्वारा बड़े स्तर पर हथियारों का आयात किया गया है। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण में 5.1% की कमी आई है, उसके ट्रांसफर में 5.1% की कमी आई है। यूक्रेन में युद्ध की पृष्ठभूमि में वर्ष 2013-17 और वर्ष 2018-22 के बीच यूरोपीय देशों द्वारा प्रमुख हथियारों के आयात में 47% की वृद्धि हुई है। आप जानते हैं यूक्रेन युद्ध के कारण पूरे यूरोप में एक असुरक्षा की भावना बढ़ने के कारण यूरोप के अधिकांश देशों द्वारा अपना डिफेंस बजट बढ़ाया गया और बड़े स्तर पर हथियारों को आयात किया गया है। इसी के कारण ये 47% की वृद्धि हुई है। वैश्विक हथियारों के निर्यात में अमेरिकी हिस्सेदारी जो है वो 33% से बढ़कर के 40% हो गई है और वहीं रूस की हिस्सेदारी वैश्विक हस्तांतरण में कम हुई है, वैश्विक हथियारों के निर्यात में कम हुई है, 22% से गिरकर 16% हो गई है। भारत वर्ष 2018 से 22 के दौरान हथियारों का विश्व में सबसे बड़ा आयातक रहा है और कुल वैश्विक आयात का 11% केवल भारत द्वारा ही आयात इसके अंतर्गत किया गया है। रूस 2013-17 और 2018-22 के मध्य भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता था, किंतु भारत में हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी 64% से गिरकर अब 45% हो गई है, जबकि फ्रांस वर्ष 2018-22 के मध्य भारत के लिए दूसरे सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में रहा, जहां उसकी हिस्सेदारी 29% की रही। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की हिस्सेदारी भारत को हथियार निर्यात करने में, भारत अपनी कुल हथियार आयात का 11% संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात करता है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों रिकैप 2023 में सूचकांक और रिपोर्ट से संबंधित ये पिछले एक वर्ष के तमाम सूचकांकों को और रिपोर्ट्स को समेटने का प्रयास किया गया है। अंत में आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगला जो प्रोग्राम होगा वो 2023 के महत्वपूर्ण अवार्ड्स पर केंद्रित होगा। हमारी पूरी उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से आप मुख्य तौर से आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में जरूर लाभान्वित होंगे। तो फिर से अगले सेशन से जरूर जुड़िए जो अवार्ड से संबंधित होगा। धन्यवाद।